अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। और हम फोटोसिंथेसिस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते जाएंगे, वो सॉल्व करेंगे। ओके, एक एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इन क्रान्स एनाटॉमी द बंडल शीथ सेल्स हैव। तो क्रान्स एनाटॉमी किसमें, कौन से टाइप के प्लांट में प्रेजेंट है? दैट इज C4 प्लांट में प्रेजेंट है। ये ट्रॉपिकल एरिया के लिए एडेप्टेड है, हाई टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्रेंच एनाटॉमी में क्या देखा था? क्रेंच एनाटॉमी में क्या देखा था? ये वेस्कुलर बंडल है, इसके चारों ओर बंडल शीथ सेल होंगी। ये वेस्कुलर बंडल है, इसके पीछे ये बीच में से मिड रिब पास हो रही है, उसके चारों ओर क्या देखने को मिलेगा? हमें बंडल शीथ सेल देखने को मिलेंगी। अब आप बताओ कि बंडल शीथ सेल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? दैट इज थिक वॉल होती है, मैनी इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, फ्यू क्लोरोप्लास्ट होता है क्या? नहीं, ये होती है थिक वॉल्ड होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है। थिक वॉल्ड इसलिए होती हैं कि O2 का डिफ्यूजन को मिनिमाइज कर सके। इंटरसेलुलर स्पेस इसलिए अब्सेंट किया गया है कि O2 घुस के ना आ सके रुबिस्को एंजाइम के पास। एंड इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ बहुत अधिक क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर होता है हमारा दैट इज सी। ठीक है, सिंपल है। C4 प्लांट जो है एडेप्टेशन है फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए। ओके, और ये ट्रॉपिकल एरियाज के लिए एडेप्टेड हैं, हाई टेम्परेचर को ये बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाता है? फोटो रेस्पिरेशन किस वजह से होता है? जब यदि CO2 और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है मेसोफिल सेल के पास, और इस मेसोफिल सेल में कौन सा एंजाइम बैठा है? रुबिस्को एंजाइम बैठा है। तो जब CO2 और ऑक्सीजन इक्वल अमाउंट में है तो भी रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड से दोस्ती दिखाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से दोस्ती दिखाता है, लेकिन यदि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो रुबिस्को एंजाइम CO2 के साथ जुड़ने की जगह ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मॉलिक्यूल बनाता है और एक फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड का मॉलिक्यूल बनाता है। ग्लाइकोलिक एसिड जो बन रहा है वो 2 कार्बन कंपाउंड है, इस वजह से हम फोटो रेस्पिरेशन को C2 मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और ग्लाइकोलिक एसिड इज द सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। हम यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन में देखते हैं ये प्लांट की प्रोडक्टिविटी, बायोमास प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, क्योंकि जब रुबिस्को यदि CO2 से जुड़ता 2 मॉलिक्यूल 3PGA का बनाता, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनाता तो केल्विन साइकिल ऑपरेट होती है। यहाँ क्या बन गया? ग्लाइकोलिक एसिड बन गया, दैट इज। और हम फाइनली देखते हैं ATP के खर्च पर CO2 को रिलीज किया जाता है, तो ये प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है फोटो रेस्पिरेशन। और यहाँ पर 3 सेल ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट करते हैं। ऑक्सीजन का कंजप्शन हम क्लोरोप्लास्ट में भी देखते हैं और पैरोक्सिसोम में भी देखते हैं, और CO2 का प्रोडक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में देखते हैं। तो सीक्वेंस भी यही होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद पैरोक्सिसोम में रिएक्शंस होती है और फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 का इवोल्यूशन होता है, साथ में अमोनिया भी रिलीज होती है। तो आंसर होता है हमारा दैट इज ए। क्वेश्चन है with reference to factor affecting the rate of photosynthesis which of the following statement is not correct? ठीक है, with reference to factors affecting the rate of photosynthesis which of the following statement is not correct? अब देखो, increasing atmospheric CO2 concentration up to 0.05% can enhance CO2 fixation rate। तो जब हम देखते हैं कि जो परसेंटेज है 0.3 to 0.4% है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, और इस परसेंटेज को हम यहां तक इंक्रीज करते हैं तो हम देखते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती है। 0.05 के बाद यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड को और बढ़ाना चाहोगे तो उस केस में क्या हो जाता है? फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है। तो अप टू 0.05% के लेवल तक कार्बन डाइऑक्साइड एज अ लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करती है। ओके, उसके बाद वो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका रहता है, दैट इज बेटर, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका रहता है। इसके अबव यदि आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगी। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। बी है C3 plant respond to high temperature with enhanced photosynthesis while C4 plant have much lower temperature optimum. This is wrong. अब भी जस्ट हम बात करके आए हैं कि C4 plant जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर को बेटरली रिस्पॉन्ड करते हैं और हाई टेम्परेचर पे भी अच्छी प्रोडक्टिविटी शो करते हैं। और इस पॉइंट को हमने पहले भी लेक्चर में भी बात कर ली है कि जब इक्वेटर बनाया था, याद होगा आपको, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और बीच में, और यहाँ पर सन रेज बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट पड़ती हैं,
यहाँ पे सूरज आप चमकाओगे तो इक्वेटर पे सीधी पड़ेगी, और जबकि टेम्परेट या पोलर जोन पर ये स्लांटिंग पड़ती है। और यही रीजन होता है कि ट्रॉपिकल एरिया का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, और जहां जैसे ये रेस स्लांटिंग हो जाती है अर्थ के रेस्ट ऑफ द एरिया में, तो टेम्परेचर जो होता है उन एरियाज का लो हो जाता है। हाईएस्ट टेम्परेचर ट्रॉपिकल, देन सब ट्रॉपिकल, देन टेम्परेट, देन पोलर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, हमें रॉन्ग ही, नॉट करेक्ट ही चूज करना था। फिर भी ये भी देखते हैं, टोमेटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन CO2 enriched atmosphere for higher yield। तो ग्रीन हाउस में ये रहता है कि दैट इज ये कांच का बना हुआ रहता है ग्रीन हाउस, ठीक है। यहाँ पर जो भी मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ग्रीन हाउस में, तो हम वहां पर सिचुएशंस को, कोई भी फैक्टर को रेगुलेटेड वे में रिलीज कर सकते हैं। आइदर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कंसंट्रेशन चाहिए, मतलब हम जो भी फैक्टर हैं प्रोडक्टिविटी के लिए उनको रेगुलेट कर सकते हैं। तो टोमेटो जो है वो टोमेटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन CO2 enriched atmosphere for higher yield। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। डी है, लाइट सेचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन ऑकर एट 10% ऑफ द फुल 10% फुल सनलाइट। तो 10% लाइट इंटेंसिटी के बाद यदि आप लाइट इंटेंसिटी और बढ़ाते हो तो फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल, दैट इज सोलराइजेशन ऑफ क्लोरोफिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज करता जाता है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, बाकी तो सब सही है, एक यही है, क्योंकि C3 प्लांट नहीं बल्कि C4 प्लांट जो है ये रिस्पॉन्ड करते हैं हाई टेम्परेचर को, और C3 प्लांट एडेप्टेड होते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर में बेटर परफॉर्म करने के लिए। तो रॉन्ग स्टेटमेंट इज बी, आंसर हमारा हो जाता है बी। क्वेश्चन है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। तो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड PEPA कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो ये इस मतलब जब हम C4 प्लांट पढ़ते हैं तो ये पूछ रहा है कुल मिलाकर के कहां पर आप देखोगे कि फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड सबसे पहले CO2 को एक्सेप्ट करता है। तो हम देख रहे हैं कि दैट इज ये C4 प्लांट है। C4 प्लांट में ये कौन से सेल हो गई? मेसोफिल सेल हो गई, और ये बंडल शीथ सेल हो गई। तो मेसोफिल सेल में PEPA फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ करके क्या बना लेता है? एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, देन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। फिर ये पहुंच जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा से किसके पास? बंडल शीथ सेल के पास पहुंच जाएगा मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, और वहां उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि C4 प्लांट में फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो है वो क्या कर रहा है? CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C4 प्लांट। C2 प्लांट क्या है? C2 पाथवे है, C2 प्लांट नहीं होते, C2 पाथवे है, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। जो फोटो रेस्पिरेशन जो है दैट इज कॉल्ड C2। तो C3 प्लांट जो होते हैं वो C2 मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं, उनमें फोटो रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है हमारा? दैट इज A, C4 प्लांट। ओके, क्वेश्चन है, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट इज। C3 प्लांट में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है CO2 का? C3 प्लांट तो डायमॉर्फिज्म शो ही नहीं करते सेल में, उनके पास तो C3 प्लांट के पास सिर्फ एक ही सेल होती है, दैट इज मेसोफिल सेल होती है, और उसी मेसोफिल सेल में उन्होंने रुबिस्को को एक्सपोज करके रखा है ऑक्सीजन एंड CO2 के सामने, ठीक है। तो C3 प्लांट में बंडल शीथ सेल तो होगी नहीं, मेसोफिल सेल होगी, और मेसोफिल सेल जो होती है उसमें जो CO2 का फर्स्ट एक्सेप्टर होता है वो RUBP होता है, दैट इज 5 कार्बन मोनोसेक्राइड कीटोन शुगर होती है, कीटो शुगर होती है, दैट इज रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। एंजाइम होता है रुबिस्को, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज फॉस्फोग्लिसिक एसिड। तो यहाँ प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट इज, दैट इज ये हो जाएगा RUBP। रुबिस्को लिखा है तो उसपे भूल के भी मत जाना, ये एंजाइम है, दिस इज प्रोटीन। ये RUBP और CO2 के बीच में रिएक्शन करवा करके ये एंजाइम रिएक्शन करवा करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA फॉस्फोग्लिसिक एसिड को बनाता है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। सो आंसर हो जाता है हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट इज RUBP। क्वेश्चन है, केल्विन साइकिल टेक प्लेस इन।
तो केल्विन साइकिल मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है और यही हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करके देती है। केल्विन साइकिल दैट इज डार्क रिएक्शन। तो आइदर C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, ये साइकिल तो ऑपरेट होनी ही है। ठीक है, तो यहां पर क्लियर है, केल्विन साइकिल जो है चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, ये तो ऑपरेट होनी ही है। C3 प्लांट में ये मेसोफिल सेल में ऑपरेट होती है और C4 प्लांट में ये बंडल शीथ सेल में ऑपरेट होती है। C3 साइकिल यदि ऑपरेट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस, जिसके लिए हम इतना सब कुछ पढ़ के आए हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन, दैट इज ग्लूकोज का प्रोडक्शन, वो होता है, वो C3 में ही होता है। तो चाहे कोई भी प्लांट हो, C3 साइकिल यदि उसको फोटोसिंथेसिस करना है तो कहीं पे भी ऑपरेट कराए, चाहे मेसोफिल में चाहे बंडल शीथ में, उसको ऑपरेट कराना पड़ता ही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा दैट इज C। क्वेश्चन है, द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ATS फ्रॉम अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 इज। ठीक है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ETS, ETS क्या होता है? जो फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 को जोड़ता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो यहां पर ये क्वेश्चन ये पूछा है, द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ETS फ्रॉम अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2। ये फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में कौन सबसे पहले फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है? तो हम क्या देखते हैं, ये फोटोसिस्टम 2 है, यहां पर क्लोरोफिल A का कौन सा फॉर्म होता है? P680 फॉर्म होता है। उससे इलेक्ट्रॉन, वो उससे जो क्लोरोफिल A 680 वाला मॉलिक्यूल है, जो 680 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और फोटोन एब्जॉर्ब करके इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल को छोड़ करके निकल जाएगा और कहां पहुंच जाएगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जो कि रिएक्शन सेंटर के अंदर ही प्रेजेंट है। और वो कौन होता है? दैट इज फियोफाइटिन होता है। तो फियोफाइटिन, इतना तो ये पूरा की पूरा फोटोसिस्टम 2 है। यहां से ETS को कहां, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? प्लास्टोक्यूनॉन पे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टोक्यूनॉन। फिर उसके बाद साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है जिसमें साइटोक्रोम B6 देन साइटोक्रोम F है, फिर ये प्लास्टोसाइनिन है और फिर ये यहां पर क्लोरोफिल A के P700 पर जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? दैट इज प्लास्टोक्विनॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्विनॉन। ओके, इसको यहीं पे एक बार और रिकॉल ले लो। दैट इज इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी होगी वो फुलफिल होगी वाटर की स्प्लिटिंग से, और वाटर की स्प्लिटिंग के लिए मैग्नीज क्लोराइड की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टोक्विनॉन में, प्लास्टोक्विनॉन से ये गया कहाँ पर? साइटोक्रोम B6 देन साइटोक्रोम F, फिर प्लास्टोसाइनिन, ये फिर P700 को पहुंच गया। फिर ये फोटोन एब्जॉर्ब करके यहाँ के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को गया, जो कि क्या होता है? आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। फिर उसके बाद ये कहाँ चला जाता है? ये फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम 1, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है जो कि फोटोसिस्टम 1 से अलग प्रेजेंट होगा। ठीक है, फेरिडॉक्सिन से किस एंजाइम के पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? NADP या FNR के पास, दैट इज फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम के पास, जो कि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर प्रेजेंट होता है, दैट इज टूवर्ड्स स्ट्रोमा साइड पर प्रेजेंट होगा। और फिर FAD से, जो फेरिडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन NADP FNR के पास आया, और FNR ने एक प्रोटॉन कहां से ले लिया? स्ट्रोमा से ले लिया, और इस तरीके से NADPH2 बना। और ये NADPH2 में जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में रिड्यूस कर देगा? दैट इज कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस कर देगा। ओके, सो यहां जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस स्टोरी को दैट इज उतना ही पूछ रहा है, क्विनॉन। ओके, तो आंसर हो गया A। क्वेश्चन है, PGA phosphoglycic acid is the first CO2 fixation product was discovered in photosynthesis of। तो ये किसने डिस्कवर किया था? दैट इज मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया था। किस एल्गी पर काम किया था? क्लोरेला। कौन सा रेडियो आइसोटॉप्स यूज किया था? C14। एंड क्लोरेला इज अ ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज D। ठीक है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहां पर है। देन क्वेश्चन है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑकर only when light if wavelength beyond this are given। तो सिंपल है, हम जब अभी जस्ट हमने देखा फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 2 में ये पूरा फोटोसिस्टम है, ये पूरा फोटोसिस्टम है, ये रिएक्शन सेंटर है, यहाँ पर
chlorophyll molecules that is accessory pigment present है, that is chlorophyll B, carotene, xanthophyll. ये रिएक्शन सेंटर और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PEA. यहाँ पे फिर ये भी PEA और ये क्या है P700 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये है P680 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. ये फोटोसिस्टम 2 जो है इसका जो रिएक्शन सेंटर से दैट इज क्लोरोफिल P680 मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन तब एमिट होगा जब उसको 680 की वेवलेंथ वाली लाइट मिलेगी. ठीक है, ये और ये दोनों कनेक्टेड होते हैं किससे, ETS से, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F एंड प्लास्टोसाइनिन. ठीक है, देन इसके बाद ये होता है फेरिडॉक्सिन और यहाँ पर ये एंजाइम हो गया FNR एंड देन फाइनली बन जाता है NADPH2, राइट. और यहाँ पर इसके ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है और ये थाइलेकॉइड ल्यूमेन है. ठीक है, ये साइड स्ट्रोमा है. तो हम क्या देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कब होगा. ये जो है 700 की वेवलेंथ पर ऑपरेट हो रहा है. जब हम 680 वाली वेवलेंथ नहीं प्रोवाइड कराएंगे, 680 से अबव वाली वेवलेंथ प्रोवाइड कराएंगे, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ फोटोसिस्टम 1 एक्टिवेट होगा और फोटोसिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फुलफिल नहीं होगी. तो ये फेरिडॉक्सिन तक गया और फिर वो FNR के पास नहीं जाता बल्कि किसके पास आ जाता है, साइटोक्रोम B6 के पास. पहले के जितने भी क्वेश्चन है उसमें इलेक्ट्रॉन को वो अधिकतर यहां पहुंचाते हैं, बट एग्जैक्टली जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में साइटोक्रोम B6 पर इलेक्ट्रॉन वापस आता है, फिर साइटोक्रोम F प्लास्टोसाइनिन से होते हुए यहां पहुंच जाता है. तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑकर व्हेन लाइट इफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 से अधिक वाली लाइट प्रोवाइड कराओगे, 680 वाली नहीं प्रोवाइड कराओगे तो ये काम करने से मना कर देगा और इस केस में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो हो जाएगी वो साइक्लिक हो जाएगी बियॉन्ड 680. ठीक है, आंसर हो गया सी. क्वेश्चन है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड टूवर्ड्स डैश इन क्लोरोप्लास्ट. तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये देखो ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन हो गई. ठीक है, अब ये फोटोसिस्टम है. ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है, ये फोटोसिस्टम है. ठीक है, तो फोटोसिस्टम 2 हो चाहे 1 हो, यहां प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे इस साइड, दैट इज स्ट्रोमा के साइड, यानी दैट इज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे. और इनर साइड पर कौन होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल P680 P700. ठीक है, ये है. FD का पूछोगे, फेरिडॉक्सिन का पूछोगे तो वो भी फेरिडॉक्सिन भी जैसे ये बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर है. ठीक है, तो ये इस साइड पर प्रेजेंट होगा, आउटर साइड पर प्रेजेंट होगा. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो हो रही है वो ल्यूमेन साइड पर हो रही है. ठीक है, क्योंकि यहां जो NADPH2 बनेगा उसकी रिक्वायरमेंट कहां पर है, स्ट्रोमा पर है. ठीक है, इसलिए FNR जो है वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर प्रेजेंट होता है. क्लियर. तो यहां पर क्या बोल रहा है, ये प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड टूवर्ड आउटर साइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. ये आउटर साइड है और ये इनर साइड है. तो क्लोरोफिल इज टूवर्ड्स इनर साइड, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर टूवर्ड्स आउटर साइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. ओके, आंसर हो गया हमारा ए. क्वेश्चन 11, प्रोटॉन क्रॉस membrane through F0 part of ATP synthesis by, तो ये हो जाते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सॉरी, मैंने सीधे आंसर पे कर दिया क्योंकि ये चीज हम पढ़ के आ चुके हैं बेटा. ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है. ठीक है, इस लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, ये हमारा थाइलेकॉइड ल्यूमेन है, ये स्ट्रोमा साइड है. ठीक है, तो ये F0 पार्टिकल है. F0 पार्टिकल जो होता है वो थाइलेकॉइड ल्यूमेन से, ये F0 पार्टिकल प्रोटीन है, दैट इज चैनल प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है. और चैनल प्रोटीन से ये जो थाइलेकॉइड ल्यूमेन में बहुत अधिक संख्या में प्रोटॉन इकट्ठे हैं वो इससे होते करके निकलते हैं, इस चैनल प्रोटीन से होकर के निकलते हैं. तो अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन की मूवमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, राइट, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है. मींस प्रोटॉन की मूवमेंट जो हो रही है एटीपी सिंथेसिस के लिए, केमी ऑस्मोसिस, पीटर मिशेल, उसमें हम देख रहे हैं कि थाइलेकॉइड ल्यूमेन में जो अधिक संख्या में प्रोटॉन है वो चैनल प्रोटीन F0 के चैनल प्रोटीन से होते हुए स्ट्रोमा की तरफ जा रहे हैं. तो आंसर हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ओके, आंसर हो गया हमारा बी. क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट हैज हाउ मेनी कार्बन एटम. अब C4 प्लांट, ठीक है, C4 प्लांट तो कितना होगा,
ब्लाइंडली आप लोग को पता होगा बट मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज हम देखते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड है प्लस CO2, ये दोनों मिलेंगे तो ऑब्वियसली कितने कार्बन कंपाउंड बनाएंगे, ये 4 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे जो कि होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, ये तीनों ही 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। मैलिक एसिड का हमने अच्छे से पढ़ा है कि मैलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेट होता है एंड उसका ऑक्सीडेशन होता है और फिर डीकार्बोक्सिलेशन से जो CO2 बंडल शीट सेल में निकलती है वो चली जाती है C3 साइकिल में। तो आंसर हो गया दैट इज C4 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है विच हैज 4 कार्बन। आंसर हो गया C। क्वेश्चन है ट्रॉपिकल प्लांट यूजेस डैश एज मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, तो कौन सा यूज करते हैं, मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। तुरंत C4 करोगे, गलत करोगे, सोचो क्वेश्चन को। मेन बायोसिंथेटिक पाथवे कौन सा है, दैट इज केल्विन साइकिल ही मेन बायोसिंथेटिक दैट इज कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन, इट इज फंक्शन ऑफ C3 साइकिल, ठीक है। C4 तो वो इसलिए ऑपरेट करते हैं कि भाई छुपा करके हम बंडल शीट में रुबिस्को को छुपा करके बैठाया गया है और वो वाया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, वो बंडल शीट सेल में CO2 को कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे इज C। क्वेश्चन है सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट C4 प्लांट, तो C4 प्लांट में C4 फॉल्स स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता क्योंकि जो सामने एंजाइम रखा गया है वो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड रखा गया है, या हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, ये तो राइट स्टेटमेंट है, ये भी राइट स्टेटमेंट है। लो बायोमास प्रोडक्टिविटी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं शो करते, इसलिए C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी जो होती है हायर होती है। हैव ग्रेट बायोमास प्रोडक्टिविटी, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, आंसर हो जाता है हमारा C। क्वेश्चन है C4 प्लांट फॉर्म डैश इन मेसोफिल सेल, C4 प्लांट मेसोफिल सेल में क्या बनाते हैं, ठीक है। तो दैट इज ये हो जाएगा यहां पर मेसोफिल सेल में ना, मेसोफिल सेल और फिर बंडल शीट सेल। तो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड PPA प्लस CO2 से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी बनता है मेसोफिल सेल में, ठीक है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्शन भी किसमें होता है, मेसोफिल सेल में। फिर ये प्लाज्मोडेस्माटा से कहां भेज दिए जाते हैं, बंडल शीट सेल में, ठीक है, जहां मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होकर के CO2 रिलीज हो जाती है और ये CO2 जाके C3 साइकिल कराने लगती है। और ये जो पायरुविक एसिड बना, ये पायरुविक एसिड कहाँ आ जाता है, मेसोफिल सेल में, और मेसोफिल सेल से ये फिर क्या यहाँ पर इसका फॉस्फोराइलेशन होगा, ATP 12 ATP यहाँ पर यूज हो जाएंगे और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में, रीजनरेशन हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का। तो हमने क्लियरली पढ़ा है कि C4 प्लांट्स एनर्जी खर्च करके फोटो रेस्पिरेशन को रोकते हैं। यदि C3 प्लांट में टोटल एनर्जी ATP का कंजप्शन 18 है और 12 NADPH2 का कंजप्शन है फोटोसिंथेसिस में, दैट इज C3 साइकिल में, तो C4 प्लांट में यदि हम देखें तो C3 साइकिल तो उतने ही ATP लेगी जितना C3 लेती है, दैट इज बंडल शीट सेल में जो C3 साइकिल हो रही है वहां पर हम देखेंगे 18 ATP और 12 NADPH2, लेकिन मेसोफिल सेल में हम देख रहे हैं 12 ATP और खर्चा हो जा रहा है। तो C4 प्लांट टोटल 30 ATP और 12 NADPH2 को खर्च करके कार्बोहाइड्रेट का मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं। ओके, तो दैट इज यहां तो जो क्वेश्चन है ये पूरा हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है बंडल शीट सेल्स आर रिच इन डैश बट लैक, तो बंडल शीट सेल जो है किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, C4 प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक है। और बंडल शीट सेल में हम देखते हैं C3 साइकिल ऑपरेट होती है और C3 साइकिल के लिए जो मेन एंजाइम है वो कौन सा हो जाता है, रुबिस्को हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि यहां पर C3 बंडल शीट सेल में रुबिस्को हो रहा है, रुबिस्को बंडल शीट सेल में C3 साइकिल ऑपरेट हो रही है तो रुबिस्को की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पेप्केस का कोई काम नहीं होगा, तो रुबिस्को प्रेजेंट हो जाएगा रिच इन रुबिस्को बट लैक पेप्केज। ओके, सो आंसर अगेन हमारा हो जाता है दैट इज पेप C।
क्वेश्चन है रुबिस्को हैज मोस्ट एफिनिटी फॉर, मोस्ट वर्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों नहीं कर दोगे, मोस्ट एफिनिटी फॉर दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ऐसी गलती होती है एकदम धड़ल्ले से, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, सो रुबिस्को एंजाइम हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2, लेकिन यदि CO2 ऑक्सीजन का इक्वल रेशियो है तो भी वो CO2 से जुड़ रहा है लेकिन यदि ऑक्सीजन का रेशियो अधिक हो गया, इन दैट सिचुएशन फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। आंसर हो जाता है हमारा दैट इज A। ओके, क्वेश्चन है इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू, दिस वाज स्टेटेड बाय। तो ये किसने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का जो रूल है वो किसने प्रपोज किया था? ब्लैकमैन ने प्रपोज किया था इन द ईयर, क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन किया है इसलिए ये साल को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने तो एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था जोसेफ प्रिस्टिले ने कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्वालिटी होती है वो बेड एयर को फिर से प्यूरिफाई कर देते हैं या डैमेज्ड एयर को जो है रीस्टोर कर देते हैं। और कौन है? मेल्विन कैल्विन, दैट इज C3 साइकिल। ओके, तो यहां पर आंसर हो जाएगा दैट इज ब्लैकमैन। लॉ ऑफ लिबिक जो है, लॉ ऑफ मिनिमम, लिबिक का जो लॉ है वो इकोलॉजी के लिए एप्लीकेबल होता है इस फोटोसिंथेसिस के लिए कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन को यदि मोर देन वन फैक्टर कंट्रोल कर रहा है तो रेगुलेट किससे होगी ये बायोकेमिकल रिएक्शन? विच इज प्रेजेंट इन मिनिमम क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ब्लैकमैन। ठीक है, 1905, ये हो गया आंसर C। क्वेश्चन है C4 साइकिल ऑपरेट इन, तो C4 साइकिल किसमें ऑपरेट होती है? C4 साइकिल हम कहां से स्टार्ट करते हैं? रट गया होगा ना, बोल रहे होगे क्यों आप पीछे पड़े हुए हो बार बार, C4 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, बट हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, प्लस CO2, OAA, देन मैलिक एसिड, ये हमारा इतना किसमें हो गया? मेसोफिल सेल, ये बंडल शीट सेल में आई मैलिक एसिड और इससे बना पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड फिर पहुंचाया गया यहाँ, फिर इसका फॉस्फोराइलेशन हुआ, ADP निकल गया और ATP यूज हुआ था। तो कहां से स्टार्ट हुई? ये मेसोफिल से स्टार्ट हुई, टर्मिनेट कहां हो गई, खत्म कहां हो रही है? साइक्लिक चलता रहता है लेकिन जो यहां पर ऑप्शन होगा वो होगा स्टार्ट इन मेसोफिल एंड टर्मिनेट इन मेसोफिल। ओके, जहां से शुरू वहीं पर खत्म, साइक्लिक प्रोसेस। तो आंसर हो जाता है हमारा दैट इज D। क्वेश्चन है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन मेसोफिल सेल कैन बी, मेसोफिल सेल में यहां कोई C3 C4 नहीं डिफ्रेंशिएट किया है, तो मेसोफिल सेल में CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन हो सकता है? यदि C4 प्लांट है तो वहां मेसोफिल सेल में कौन एक्सेप्टर होता है? PPA, और C3 प्लांट है तो वहां कौन एक्सेप्टर होता है? RUBP। ठीक है, तो या तो दैट इज PPA जो है वो हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है और रुबिस्को जो है 5 कार्बन कंपाउंड है, सॉरी रुबिस्को नहीं, RUBP, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इज अ कीटोज शुगर। ओके, तो दैट इज क्या आंसर हो जाएगा? A, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा, इसको क्लियर कर लो अभी, दैट इज 3 कार्बन प्राइमरी एक्सेप्टर बोल रहा है ना, तो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड और रुबिस्को इज RUBP इज 5 कार्बन कंपाउंड, तो ये आंसर होगा हमारा B और C। ओके, तो इसको और कर लेना, इसको मतलब आप लोग को जो शीट मिलेगी हो सकता है उसमें A और C हो, तो बट इट इज B एंड C। C4 में मेसोफिल सेल, C4 प्लांट में मेसोफिल सेल में CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर PPA है विच इज 3 कार्बन कंपाउंड एंड C3 प्लांट में RUBP होता है जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। तो आंसर हो गया हमारा दैट इज D, B एंड C, B और C। क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करो। लाइट सेचुरेशन ऑकर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, राइट है ये स्टेटमेंट। हमने अभी देखा कि 10% के बाद और लाइट आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो डिक्रीज होने लगेगी, उसका रीजन क्या होता है? दैट इज सोलराइजेशन ऑफ क्लोरोफिल। देन B, C4 plant respond to higher temperature and show higher rate of photosynthesis, this is also right statement। ठीक है, C है C3 plant respond to higher CO2 concentration by increasing rate of productivity, तो ये हम देखते ही हैं
कि आप उस CO2, क्योंकि वहां पर यदि आप CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो तो आप क्या फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस को नलिफाई कर नील करते जा रहे हो। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है क्रांज एनाटॉमी शोज। तो क्रांज एनाटॉमी जो कि हैचेन-स्लेक साइकिल में या C4 प्लांट में हमने देखी है, बंडल शीट मेसोफिल वाली। तो बंडल शीट सेल सराउंड वेस्कुलर बंडल, तो हम बिल्कुल क्लियरली देखते हैं ये वेस्कुलर बंडल है, तो इनके चारों ओर ये बंडल शीट सेल होती हैं और उसके चारों ओर फिर मेसोफिल सेल होती हैं। तो ये तो स्टेटमेंट राइट है। बंडल शीट फॉर्मिंग सेवरल लेयर अराउंड वेस्कुलर बंडल, दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। बंडल शीट characterized by a large number of chloroplasts, this is also right statement। तो आंसर हो जाता है हमारा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है रिबुलोज बिसफॉस्फेट इज, तो रट चुका होगा बेटा अभी तक, तो दैट इज 5 कार्बन कीटो शुगर। आंसर हो गया दिस, ओके। क्वेश्चन है दिस लेड टू डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, किन्होंने किया था? फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट कौन सा होता है? PGA विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो ये किसका काम था? दैट इज मेल्विन कैल्विन का। और यदि यहां पर सपोज लेड टू डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इन C4 प्लांट होता तो क्या हो जाता? हैचेन-स्लेक। तब उस केस में आंसर होता, C4 के रिगार्डिंग पूछता तो हैचेन-स्लेक होता, ओके। तो आंसर हो गया दैट इज C। क्वेश्चन है बायोसिंथेटिक फेज डिपेंड्स ऑन, तो बायोसिंथेटिक फेज किस पर डिपेंड करेगी? दैट इज बायोसिंथेटिक फेज यानी कौन सी साइकिल हुई? दैट इज डार्क रिएक्शन। इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट CH2ON का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट पर तो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो इन ये ATP और NADPH2 अफेक्ट करते हैं, तो B स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। ऑल्सो ऑन CO2 NH2O, तो जब भाई CO2 को ही NADPH2 CH2ON में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, तो CO2 भी तो चाहिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा दैट इज D, बोथ B and C इज राइट स्टेटमेंट, ओके। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो सिंपल है, क्या क्या बनता है, कौन? दैट इज आप 2H2O को स्प्लिट कराओगे, कौन सा, क्या मिनरल्स चाहिए? MnCl2, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम भी चाहिए रहता है। ये हो जाता है 4H प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, ठीक है। तो हम देख रहे हैं हाइड्रोजन आयंस भी बन रहे हैं, ऑक्सीजन भी बन रहा है और इलेक्ट्रॉन्स भी बन रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अगेन ऑल ऑफ द अबव। और किस साइड होता है ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर? टूवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। और ये जो है इससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? P680 को, क्लोरोफिल A680 को दिए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते जा रहे हैं उस डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, और which is present which take place towards the inner side of the thylakoid membrane। और जो हाइड्रोजन दैट इज प्रोटॉन्स बन रहे हैं वो थाइलेकॉइड ल्यूमेन में इकट्ठे होते रहेंगे और थाइलेकॉइड ल्यूमेन का pH को डिक्रीज करते रहेंगे। हमने क्लियरली बात की थी कि जब प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है तो स्ट्रोमा का pH 8 होता है, जबकि थाइलेकॉइड ल्यूमेन का pH जो होता है 5 होता है। तो आंसर हो गया इसका D, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस इज, तो चीफ पिगमेंट कौन सा हो जाता है? दैट इज रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट क्लोरोफिल ए, जहां से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता रहता है। मैंने आपको ये क्लियरली बताया था कि जितने भी एसेसरी पिगमेंट हैं वो सभी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वो एक से दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करते हैं। वो एनर्जी को स्पिन रेजोनेंस से एनर्जी को एक से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करते जाते हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा ए। क्वेश्चन है हु शोड दैट सनलाइट इज एसेंशियल टू प्लांट, क्या एसेंशियल टू फोटोसिंथेसिस? तो जॉन इंजनहाउस का जो एक्सपेरिमेंट था वो उसने जो जोसेफ प्रिस्ले का बेल जार एक्सपेरिमेंट है उसको ही लाइट और डार्क में रख करके उन्होंने जॉन इंजनहाउस ने ये बताया था कि यदि जो
डैमेज्ड एयर रिस्टोर तब होगी जब आप इस सेपरेटस को सनलाइट में रखोगे, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस वाज प्रूव्ड बाय जॉन इंजनहाउस। क्वेश्चन है इन C4 प्लांट C3 साइकिल टेक प्लेस इन, तो C4 प्लांट में C3 साइकिल कहां पे होती है बेटा? दैट इज बंडल शीथ सेल में होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। बंडल शीथ सेल में हम देखते हैं ग्राना एब्सेंट होते हैं और फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एब्सेंट होता है, ओके। तो आंसर हो जाता है, बहुत बार कर चुके हैं इसको अभी अभी, दैट इज बंडल शीथ सेल। जस्ट ओके। सो इस क्वेश्चन में इन द ग्राफ गिवन बिलो ए बी सी रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट, तो ए क्या है? दैट इज ए क्या है? क्लोरोफिल बी। सी क्या है? क्लोरोफिल ए। और बी क्या है? दैट इज कैरोटीन, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखो ए इज, अच्छा ऑप्शंस दूसरे में, ये क्लियर है ना? दिस इज कैरोटीन, दिस इज क्लोरोफिल बी और दिस इज क्लोरोफिल ए। तो सी और ए याद रखो, ठीक है। सी और ए याद रखो, ऑप्शंस यहां पे नहीं है दूसरे पेज में। ए बी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सी, ए बी सी। सी क्या था? सी क्या था हमारा? क्लोरोफिल ए था। ए क्या था? क्लोरोफिल बी था। और बी क्या था? कैरोटीन था, ठीक है। तो अब देखो ए बी सी, क्लोरोफिल बी, देन कैरोटीन, देन क्लोरोफिल ए, ठीक है। क्लोरोफिल ए का रेड रीजन में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस में था? 642 पर मैक्सिमम था। और ब्लू में किस में था? 372 में था, ठीक है। और क्लोरोफिल बी का क्या देखा था हमने? 626 रेड पे था और 392 हमने देखा था ब्लू रीजन पे। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए का 642 nm वेवलेंथ पे था और ब्लू रीजन में 372 पर मैक्सिमम था, जबकि क्लोरोफिल बी का 626 पर मैक्सिमम था रेड रीजन में और ब्लू रीजन में 392 पे था, ठीक है। हमने जब विजिबल रेंज को देखा था तो हमने देखा था दैट इज 380 से लेकर के हम पहुंचते थे कहां तक? दैट इज 760 तक, ठीक है। जिसमें हमने 470 से 500 तक की रेंज जो है ब्लू एरिया के लिए देखी थी और 650 से लेकर के 760 तक की हमने रेड रीजन में देखी थी। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के लिए हमने क्लियरली बात की थी कि ये 860 nm की वेवलेंथ पर होता है, दैट इज फार रेड, दैट इज इंफ्रारेड रीजन में होता है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। साइनोबैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया लाइक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो क्लोरोबियम वगैरह की बात करते हैं वो वाली, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा दैट इज बी। क्वेश्चन है इफ द ऑक्सीजन ऑफ CO2 if the oxygen of CO2 is radio labeled and provided to the plant, then which of the following will show radioactivity in the cell exposed to sunlight? किसने किसकी ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिवली लेबल किया है? कार्बन डाइऑक्साइड की CO2, इसको O18 कर दिया मैंने, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो कहां कहां जाती है? C6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, ये देखा था हमने, ठीक है। तो 6O2 हो गया और 6H2O हो गया, ठीक है। तो ये 6O2 तो कहां से आती है? पानी की स्प्लिटिंग से जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। अब यहाँ की ऑक्सीजन और यहाँ की ऑक्सीजन में आपको O18 देखने को मिलेगा, क्योंकि इन जो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन का सोर्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, वैसे वाटर जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें भी जो ऑक्सीजन आएगी वो कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट ऑक्सीजन ही होगी। तो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है? ग्लूकोज में देखने को मिल रहा है, वाटर में देखने को मिल रहा है, तो हेक्सोज में देखने को मिल रहा है, वाटर में देखने को मिल रहा है। और यही CO2 प्लस RuBP रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से कितने? दैट इज 12 मॉलिक्यूल PGA बनाते हैं। तो ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जो कार्बन होंगे उसमें जो ऑक्सीजन होगा उसमें भी आपको O18 दिखाई देगी। तो दैट इज आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑप्शन इज राइट। कहाँ नहीं दिखाई देगी? दैट इज ओनली ऑक्सीजन में नहीं दिखाई देगी। केल्विन साइकिल में भी जो इंटरमीडिएट बनेंगे उनमें भी आपको O18 दिखाई देगी।
ठीक है, दैट्स वाई मैंने पीजीए एक ऑप्शन लेकर के रखा है। ओके, तो ये हो गया आंसर, हो गया इसका ए। मोर देन वन ऑप्शन इज राइट, दैट इज जिसमें नहीं दिखाई देगी वो दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज सी ऑप्शन में नहीं दिखाई देगी, बाकी सब में दिखाई देगी। क्वेश्चन है, सपोज द इंटीरियर ऑफ द थाइलेकॉइड ऑफ आइसोलेटेड chloroplasts were made acidic then transfer in dark to a pH 8 solution, what would be likely to happen? कुल मिलाकर के इतनी लंबी चौड़ी बात करना छोड़ दो, सीधे से बोल दो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश कर दिया गया है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के दोनों साइड। हमने इसको क्लोरोप्लास्ट से अलग निकाल लिया तो स्ट्रोमा तो रहेगा नहीं, लेकिन मैंने इस थाइलेकॉइड को अलग निकाला, यहाँ मैंने पीएच क्या कर दिया 8 कर दिया है, और इसको क्या कर दिया है, यहाँ पीएच इसका 5 है, यहाँ पर हमें F0 F1 पार्टिकल मिले हुए हैं, यहाँ पर मैं एडीपी वगैरह सप्लाई कर दूं, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वगैरह सप्लाई कर दूं तो इनको ये अवेलेबल होगा और क्या हो जाएगा उससे एटीपी सिंथेसिस। केमी ऑस्मेटिक थ्योरी पर ये क्वेश्चन है, तो दैट इज क्या हो जाएगा, द आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट विल मेक एटीपी। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन रेडी है एटीपी सिंथेसिस करने के लिए, कि कंडीशन सिर्फ ये है, दैट इज आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश करना है, प्रोटॉन का हायर कंसेंट्रेशन थाइलेकॉइड ल्यूमेन में होना चाहिए, आउटसाइड लोअर कंसेंट्रेशन होना चाहिए, एंड वन मोर थिंग दैट इज एडीपी वगैरह भी सप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो आंसर हो जाता है हमारा दैट इज ए। और तो कुछ नहीं है, आइसोलेटेड विल रिड्यूस NADPH2, ये सब तो लाइट रिएक्शन का काम है, छोड़ दो। ओके, क्वेश्चन है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस इन लाइट रिएक्शन कम्स फ्रॉम। एटीपी सिंथेसिस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आ रही है, तो अब भी हमने बात की दैट इज प्रोटॉन ग्रेडियंट से, इलेक्ट्रॉन से नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट तो स्टैब्लिश ही नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन बस भी लिखा होता है तो नहीं आती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्रिएट करने में यूज होती है। जब प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 में जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन से रिलीज होने वाली एनर्जी है वो स्ट्रोमा से प्रोटॉन को पंप कर देती है थाइलेकॉइड ल्यूमेन में, तो इलेक्ट्रॉन से तो नहीं आ रही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है, एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ओके, सो आंसर हो गया हमारा दैट इज ए। क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नॉस्टॉक क्या है बेटा, कारा क्या है, साइकस क्या है। साइकस इज हायर प्लांट दैट इज जिम्नोस्पर्म, कारा इज एल्गी, नॉस्टॉक इज साइनोबैक्टीरिया। लेकिन जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं उनमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है, उनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरियाज जो होते हैं बिल्कुल हायर प्लांट के समान ही फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, लेकिन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जिसके एग्जाम्पल में हम क्लोरोबियम पढ़ रहे हैं, क्लोरोबियम, ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड इनमें सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल एजेंट होता है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होता है और सल्फर गैस निकलती इन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल को यूज नहीं किया ऑक्सीडाइजेबल एजेंट के रूप में, इसलिए ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा कि किसमें O2 का प्रोडक्शन नहीं होगा, दैट इज ए। क्वेश्चन है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 फ्रक्टोज और ग्लूकोज सिंथेसिस रिक्वायर हाउ मेनी CO2 एंड हाउ मेनी RUBP। तो सिंपल है, यदि हम क्लियरली पढ़ते हैं, इक्वेशन में ही लिखते हैं 6 CO2 12 H2O, तो 6 CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए 6 RUBP मॉलिक्यूल चाहिए, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो आपको 6 टाइम केल्विन साइकिल को ऑपरेट कराना पड़ता है। दैट इज आंसर हो जाता है यहाँ पर 6 and 6, दैट इज सी। ओके, आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, दैट इज सी। ठीक है, क्वेश्चन है, इन द अबव स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विच ऑफ द सिंबल ABCD रिप्रेजेंट प्लास्टोक्विनोन। अब इसको, ठीक है, ये पुराने टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, पुराने जब फोटो सिस्टम, रिएक्शन सेंटर, LHC, इनकी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी, लेकिन अभी हम पढ़ चुके हैं। अभी तुम लोग इसको थोड़ा सा पॉज करके सोचो कि प्लास्टोक्विनोन एक्चुअली A होना चाहिए कि B होना चाहिए। ठीक है, हमारी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं हिंट दे रही हूँ, फोटो सिस्टम के अंदर ही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट हो रहा है, और यहाँ क्या शो कर रहा है, ये चीज को देखो। ओके, पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा, हो गया। ठीक है, क्या आंसर आएगा यहाँ पर। अब ये पुरानी जो, जब बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी, बुक्स में कुछ भी नहीं मिलता था ठीक से, सीरियसली, मतलब अब तो खैर कहना चाहिए बहुत साल हो गए, लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना,
तो ये LHC और रिएक्शन सेंटर, इन सब की कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी। इवन कोई भी बुक में इस लेवल पे नहीं मिलता था। रेडॉक्स पोटेंशियल के लेवल पर कोई ये फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन नहीं थी, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत बेसिक टाइप से बुक्स में लिखा रहता था। तो और उस समय हमारा सबसे प्यारा टीचर दैट इज गूगल भी नहीं था। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होना चाहिए, ये इसको फोटो सिस्टम इसको पूरा शो करना चाहिए ना, फोटो सिस्टम पूरा इसको शो करना चाहिए था। देखो ये साइटोक्रोम F है, तो ये क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम B6 हो जाएगा, ठीक है, B6 हो जाएगा। और उसके ठीक पहले क्या प्रेजेंट होना चाहिए, प्लास्टोक्विनोन। और ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसे हम फियोफाइटिन कह रहे हैं। तो उसको फोटो सिस्टम 2 से बाहर शो करने की तो जरूरत थी नहीं, उसको तो फोटो सिस्टम 2 के अंदर ही शो करना था। यहां पर गलती क्या कर रहा है, ये इमेज फोटो सिस्टम ये शो कर रहा है, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि फोटो सिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर के अंदर ही प्रेजेंट हो रहा है, उसको इमेज इससे बाहर निकाल के शो कर रहा है, ठीक है। तो अब लेकिन यहां पर यदि हम देखेंगे तो दैट इज, इसको हम क्या मानना पड़ेगा, पुरानी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज फियोफाइटिन मानोगे, और इसको क्या मानोगे, प्लास्टोक्विनोन, इसको B6 मानोगे, B6 मानोगे, देन दिस डी क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज प्लास्टोसाइनिन। तो आंसर क्या हो रहा है हमारा, दैट इज प्लास्टोक्विनोन कौन हो जाएगा, दैट इज C। A इनके हिसाब से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बट हमें मालूम है इसको इसके अंदर शो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर के अंदर शो करना चाहिए था। यही पढ़ा है ना बेटा हमने, ये रिएक्शन सेंटर जिसमें क्लोरोफिल A दैट इज 680 और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोनों रिएक्शन सेंटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसको सराउंड करते हुए क्या प्रेजेंट थे, LHC प्रेजेंट थे, जिसमें हमारे एसेसरी पिगमेंट थे जो फोटोन एब्जॉर्ब करके स्पिन रेजोनेंस से फाइनली P680 को एनर्जी ट्रांसफर करते। ओके, तो यहां जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, दैट इज, नहीं जस्ट मिनट, C तो हो गया हमारा साइटोक्रोम B6, B हो जाएगा हमारा PQ। तो B किस में लिखा हुआ है, देखो D आंसर हो जाएगा। ओके, B इज प्लास्टोक्विनोन और A जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएगा। आंसर हो गया हमारा दैट इज D। क्वेश्चन है प्लास्टिडोम क्या होता है, प्लास्टिडोम क्या होता है, दैट इज जो उसमें सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको ही हम प्लास्टिडोम कहते हैं। क्लोज्ड क्लोरोप्लास्ट DNA, सर्कुलर क्लोज, ओके, दैट इज आंसर। ये बिल्कुल याद रखने की चीज है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी जेनेटिक ऑटोनॉमी शो करते हैं। सो आंसर हो गया A। क्वेश्चन है द 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन इन C3 एंड C4 प्लांट रिस्पेक्टिवली। प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन, 2 टाइम कार्बोक्सिलेशन आपको कहां देखने को मिलता है, C3 प्लांट में कि C4 प्लांट में, दैट इज C4 प्लांट में। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन C4 प्लांट में मेसोफिल सेल में होता है जहां पर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है। फिर सेकेंड कार्बोक्सिलेशन आपको बंडल शीट में देखने को मिलता है जब PGA एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है कैल्विन साइकिल में। तो यहाँ क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा है, द 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन इन C3। तो C3 के लिए केस में क्या हो जाएगा, RUBP हो जाएगा, और C4 के केस में प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज करता है, ठीक है। तो ये मत पायरुवेट कार्बोक्सिलेज नहीं लेना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, PEP केस बोलते हैं हम इसे, और तो कहीं नहीं है ना कुछ, ठीक है। आंसर हमारा होता है दैट इज C। क्वेश्चन है विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस NADP। तो NADP को रिड्यूस करने के लिए जो एंजाइम होता है, ये जैसे थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, तो यहां पर हम देखते हैं FNR एंजाइम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम हो जाएगा, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ये H नहीं ना, P चाहिए हमें, आंसर हो जाता है दैट इज B। ओके, तो ये भी प्रोटीनियस नेचर का होगा एंड इट इज प्रेजेंट टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। क्वेश्चन है क्लोरोफिल B हैज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो क्लोरोफिल B का एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलो, दैट इज C55H70O6N4 Mg। इसमें क्या होता है, इसमें CHO एसिटाल्डिहाइड ग्रुप होता है पायरॉल 2 पे, सेकेंड पायरॉल रिंग पे, और यहाँ पर सेकेंड पायरॉल रिंग पर CH3 होता है।
फाइटॉल चेन जो दैट इज C20H39OH, जो फाइटॉल चेन होती है जो कि क्लोरोफिल को हाइड्रोफोबिक बनाती है और फाइटॉल चेन के कारण ही क्लोरोफिल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, वो फोर्थ पायरॉल रिंग से निकलती है। ओके, तो ये दो चीज याद रखिए। तो आंसर इसका हो जाता है ए। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबलिंग ABC। बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से करके करना है बेटा। ए यहां पर क्या हो, ये केल्विन साइकिल है, दैट इज यहां पर क्या हो जाएगा RuBP। ठीक है, RuBP कार्बोक्सिलेशन होगा तो क्या बनेगा यहां पर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, क्लियर। कार्बोक्सिलेशन में CO2 को एड ऑन किया गया और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA बना, और PGA का रिडक्शन हुआ तो यहां पर यदि हम 6 CO2 की बात करते हैं और 6 RuBP लेते हैं तो हम इस स्टेज में, रिडक्शन स्टेज में ही क्या करते हैं, 12 ATP और 12 NADPH को कंज्यूम करा देंगे। ठीक है, और बचा हुआ जो 12 है, बचे हुए जो 6 हैं वो रीजनरेशन फेज में ATP यूज होंगे। ओके, तो ये हो गया। ओके, तो यहां पर आप देखो सिंपल, A इज RuBP, B इज PGA, C इज क्या G3P, जिसे हम ट्रायोस फॉस्फेट भी कहेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कहते हैं इसको, या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी बोला जाता है। ठीक है, और ये तो अब देख लो, A RuBP है, B PGA है, C जो है ट्रायोस फॉस्फेट है NCERT के लैंग्वेज में। तो यहां पर देखो A इज RuBP, B इज PGA, C इज PGAL, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, या इसको हम ट्रायोस फॉस्फेट। ओके, तो ये हो गया। तो यहां पर ये चीज को बहुत अच्छे से याद रखना कि कहां कहां पर ATP का कंजप्शन है। टोटल हम बोलते हैं केल्विन साइकिल में 18 ATP लगते हैं, 12 NADPH2 लगते हैं। तो 12 ATP और 12 NADPH2 रिडक्शन फेज में कंज्यूम हो जाते हैं और 6 ATP जो बचते हैं वो रीजनरेशन फेज में यूज होते हैं। ओके, आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है इन दिस प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, दैट इज ऑक्सीडाइज क्लोरोफिल। ठीक है, ये स्प्लिटिंग तब होगी जब 680 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज स्टेट में है, उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और इसके अलावा फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं, तो लाइट की जरूरत होगी, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, ये तीनों ही। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन है नंबर ऑफ कार्बोक्सिलेशन इन C4 साइकिल इज R। तो कितने बार कार्बोक्सिलेशन होता है, एक तो पहले मेसोफिल सेल में होता है, ठीक है, जिसमें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर PEPA होता है और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। और दूसरा कार्बोक्सिलेशन हमें बंडल शीथ सेल में देखने को मिलता है। तो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलेशन इन C4 प्लांट इट इज 2, 1 इन मेसोफिल एंड 1 इन बंडल शीथ, जबकि C3 प्लांट में सिर्फ एक बार ही होगा, दैट इज इन मेसोफिल सेल। तो आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन है विच वेवलेंथ ऑफ लाइट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। तो ये इंफ्रारेड 860 nm, दैट इज फार रेड या इंफ्रारेड जो होती है, इस रीजन में फोटोसिंथेसिस होती है बैक्टीरियाज में। तो आंसर हो गया दैट इज डी। क्वेश्चन है पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन आर फाउंड इन। तो पेरोक्सिसोम सभी में होगा, लेकिन जो फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है वो कहां पे देखने को मिलेगा, दैट इज मेसोफिल सेल में। ठीक है, C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करेंगे, इसी मेसोफिल सेल में आप माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हो, आप पेरोक्सिसोम देख रहे हो, आप क्लोरोप्लास्ट देख रहे हो, ये तीनों करके इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एंडोस्पर्म की सेल तो फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं, फोटो रेस्पिरेशन करेंगे नहीं, बंडल शीट करेगी नहीं। तो दैट इज आंसर। यहां पर इस चीज को समझो, पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन। तो मेसोफिल सेल में फोटो रेस्पिरेशन होता है और मेसोफिल सेल के अंदर ये सभी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। आंसर हो गया हमारा सी। क्वेश्चन है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है पिगमेंट्स इन। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उनमें जो पिगमेंट होते हैं, जैसे हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये जो होते हैं ये लैमेलीज में होते हैं, कुछ नहीं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन ही होता है, दैट इज इन्हें हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। तो आंसर हो जाता है दैट इज क्रोमेटोफोर। ओके,
क्वेश्चन है व्हेन NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड इन स्मॉल क्वांटिटी इन एन एक्सपेरिमेंट शोइंग फोटोसिंथेसिस इन एक्वेटिक प्लांट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट। तो सिंपल है, हम देखते हैं कि जैसे यदि ये मैं हाइड्रीला ले लूं, ठीक है, ये एक बीकर है, ये हाइड्रीला, सॉरी ये एक इन्वर्टेड ये रखा है और यहाँ पर प्लांट एक्वेटिक प्लांट रखा हुआ है, सपोज हाइड्रीला रखा है। अब यहाँ पर मैं एक NaHCO3 डाल दूंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिटिंग फैक्टर होता है पानी में, तो जब मैं इसमें NaHCO3 डालूंगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करेंगे और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सिंपल है, क्योंकि NaHCO3 डालोगे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हो और जिससे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होगी वो बढ़ जाएगी। आंसर होता है दैट इज बी। क्वेश्चन है जस्ट मिनट मैं क्वेश्चन देख। क्वेश्चन है अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस हैज इंप्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी शो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर। तो ऊपर की लाइन जो है अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स photo respirate, a plant in your garden, again a plant in your garden avoid photorespiratory losses, has improved water uses efficiency, show high rate of photosynthesis at high temperature, okay, and has improved efficiency of nitrogen utilization. In which of the following physiological group would you assign this plant? तो simple है, photorespiratory losses नहीं है तो it means it is a C4 plant, okay, ये जो है C4 प्लांट हो जाएगा, राइट। तो आंसर होता है हमारा दैट इज बी। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग। क्वेश्चन है 49 विच फैक्टर इज नॉट लिमिटिंग इन नॉर्मल कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो एक्सटर्नल फैक्टर लिमिटिंग हो जाएंगे, लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग हो सकती है CO2, लेकिन क्लोरोफिल कंटेंट इंटरनल फैक्टर है वो प्लांट में ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, इनमें वेरिएशन पॉसिबल हो जाएंगे। तो जो एज अ लिमिटिंग फैक्टर के रूप में नहीं होता है, क्योंकि आप क्लोरोफिल यदि कम है तो आप बढ़ाओगे तो है नहीं ना, तो दैट इज क्लोरोफिल इज नॉट एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर। तो आंसर हो जाता हमारा दैट इज डी। क्वेश्चन है ब्लैकमिन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इज अप्लाइड टू। तो ब्लैकमिन्स का जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है वो 1905 में फोटोसिंथेसिस के लिए ब्लैकमैन ने दिया था कि बायोकेमिकल रिएक्शन जो ये फोटोसिंथेसिस है उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किससे कंट्रोल होगी, इन बहुत सारे फैक्टर में जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, तो ये थे आई थिंक 50 हैं, ठीक है। सो बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिवाइज कर चुके हैं लेक्चर में भी और यहाँ पे भी। तो सिंपल है, जो DPS में क्वेश्चंस और मिल रहे हैं आपको उनको करिए और बिल्कुल पैक करके रख दीजिए। ओके, थैंक यू ऑल, टेक केयर। यहाँ पर एक चीज और, जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उसमें से एक क्वेश्चन गलत हुआ था, दैट इज ये था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। इसको रेक्टिफाई आप लोग कर लेना। लोडिंग ऑफ फ्लोएम सेटअप अ डैश दैट फैसिलिटेट मास मूवमेंट इन फ्लोएम। तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को सीधे कि मास फ्लो किसके कारण होता है, दैट इज सॉरी ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड जो सीव ट्यूब में हो रहा है वो किसके थ्रू होता है, उसका सीधा रीजन बता दिया था। जबकि आप क्लियरली लैंग्वेज में देखो, लोडिंग ऑफ फ्लोएम सेटअप अ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये अब इसको दैट फैसिलिटेट मास मूवमेंट इन फ्लोएम। तो मास मूवमेंट तो बोल ही रहा है वो, ठीक है, मास मूवमेंट जो होगी वो प्रेशर ग्रेडियंट से ही होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मतलब ये जो एक वर्ड है इससे क्लियर होता है कि दैट इज ए वाटर पोटेंशियल है। सिंपल है, देखो ये है सीव ट्यूब, ये है कंपेनियन सेल, ये है सोर्स। जैसे लीफ ले लो, जो कि जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज से सुक्रोज बन रहा है, सुक्रोज कंपेनियन सेल में भेजा गया और कंपेनियन सेल से एक्टिव लोडिंग की गई सीव ट्यूब में, राइट, एक्टिव लोडिंग की गई सीव ट्यूब में। सीव ट्यूब में पहले सपोज यहाँ 25 सुक्रोज के मॉलिक्यूल थे और कंपेनियन सेल में 10 थे, तो इस वजह से हमें ये एक्टिव अपलोडिंग करानी पड़ी है। अब यहाँ पर ये 25 की जगह ये हो गए 75 और आते गए 50 जो है कंपेनियन सेल ने सुक्रोज मॉलिक्यूल सीव ट्यूब में डाल दिए। तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज मोर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाजू में कौन है, दैट इज इसके बाजू में कौन है, जाइलम वेसल, जाइलम एलिमेंट ले लो, मैं जाइलम वेसल लिख लेती हूँ।
जिसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब क्या हुआ, इसका वाटर पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में हाई हो गया, ठीक है। तो पानी यहां से निकल करके यहां गया, और पानी निकलने के कारण यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हुआ, यहां लो प्रेशर और यहां पर हाई प्रेशर हो गया, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल वो चीज है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है लोडिंग के कारण। सुक्रोज को जब सीव ट्यूब में भरा जाता है, उसके कारण सीव ट्यूब का वाटर पोटेंशियल मोर निगेटिव हो जाता है एज कंपेयर टू जाइलम एलिमेंट, जिसके कारण एंडो ऑस्मोसिस होती है, दैट इज सोर्स लेवल पे, दैट इज सीव ट्यूब में, और उस पानी के अंदर आने के कारण प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है, दैट इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हमने क्लियरली बात की है इस चीज की। तो यहाँ ये सीधे नहीं पूछ रहा है कि जो मैंने एक्सप्लेन किया, लोडिंग ऑफ फ्लोएम सेटअप, मैंने बोला था आप लोगों को प्रेशर ग्रेडियंट दैट फैसिलिटेट मास मूवमेंट इन फ्लोएम। तो यहाँ होगा ये वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट को एस्टैब्लिश करता है, और जिसके कारण फिर वो फैसिलिटेट कराता है मास मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स इन फ्लोएम थ्रू बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। इस वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के सेटअप होने के कारण प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बेटा बहुत समझने, मतलब ऑब्वियसली स्किप नहीं किया जा सकता है फैसिलिटेट टर्म को, ठीक है। वो हेल्पफुल करता है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट सेटअप हुआ, जिसके कारण एंडो ऑस्मोसिस करवा करके प्रेशर ग्रेडियंट प्रोड्यूस किया, और जिसके कारण फिर ये बल्क फ्लो हुआ। एक तो ये हो गया, तो ये तो इससे तो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज सी हो जाएगा। तो मेरे जैसी गलतियां मत करना, ओके, एंड सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। एंड देन एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 44, जिसको एक्सप्लेन वगैरह सब कुछ सही किया मैंने, लेकिन उसका आंसर मैंने बी बोल दिया था, दिस क्वेश्चन, ठीक है। इन एंडोडर्मिस वाटर मूवमेंट इज वाया, तो एंडोडर्मिस ही वो जगह है जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट को रोक देती है। तो सब कुछ एक्सप्लेनेशन बिल्कुल राइट था। आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सिम्प्लास्ट। तो ये ब्रोका सेंटर वाला कि आप बोलना कुछ और चाह रहे हो, निकल मुंह से कुछ और गया, वो वाला हिस्सा ब्रोका सेंटर का इशू था, दैट इज इसका आंसर हो जाएगा सिम्प्लास्ट, ओके। देन हाँ, एक क्वेश्चन, ये सब तो हो चुका था। एक क्वेश्चन दैट इज मैं आपको रीड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टीम से मैसेज आया कि आपने एमपीक्यू में एक क्वेश्चन जो शीट में मिला उसको मिस किया है। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने मिनरल न्यूट्रिशन की शीट पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द इक्वेशन ग्लूटामिक एसिड प्लस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एमपीक्यू मिनरल न्यूट्रिशन का, ठीक है। तो क्वेश्चन है, जस्ट मिनट, ग्लूटामिक एसिड प्लस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज इक्वल टू एस्पार्टिक एसिड प्लस व्हाट, ये पूछ रहा है। तो कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ ग्लूटामिक एसिड के लिए? हम क्लियरली देखते हैं कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड का बनना होता है, और ये ग्लूटामिक एसिड जो है मिनरल न्यूट्रिशन लास्ट पेज, दैट इज रिडक्टिव एमिनेशन, उसके बाद हम ट्रांस एमिनेशन पढ़ते हैं, जिसमें ट्रांस एमिनेज एंजाइम होता है। तो ट्रांस एमिनेज प्रोसेस वो है जिसमें ग्लूटामिक एसिड, मोस्टली ग्लूटामिक एसिड ही होता है, वो अपना अमीन ग्रुप दूसरे कीटो एसिड को दे करके उन कीटो एसिड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस क्या है? एक एमिनो एसिड अपना NH2 ग्रुप किसको देता है? कीटो एसिड्स को देता है, और कीटो एसिड इस अमीनो ग्रुप को लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है? एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ग्लूटामिक एसिड इज एमिनो एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज कीटो एसिड, इसका एमीन ग्रुप जो है दे दिया जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो एस्पार्टिक एसिड में, और ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा उसमें जो भी आंसर होगा, तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक जो रिएक्शन फुलफिल करना है, अगेन मैं इसको क्लीन कर दे रही हूँ एक बार, दैट इज क्वेश्चन है ग्लूटामिक एसिड प्लस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ट्रांस एमिनेज रिएक्शन होगी, बनेगा एस्पार्टिक एसिड प्लस, ये पूछा है ये क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ओके। तो जो भी अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इज द राइट आंसर। दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट द ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। इस चीज को याद रखना है आपको, हो सकता है कोई दूसरा एमिनो एसिड दे और उसको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करा दे, ठीक है। तो सिंपल है, जो भी अमीनो एसिड अपना NH2 ग्रुप को डोनेट करेगा कीटो एसिड को, तो वो अमीनो एसिड
खुद चेंज हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, और ये जो है जो रिसीव कर रहा है कीटो एसिड अमीन ग्रुप को, वो चेंज हो जाएगा एमिनो एसिड में। ओके, तो ये क्वेश्चन को आप और देख लीजिएगा। ओके।